Hello students, my name is अनंत यादव. आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस कोटा. तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7. तो आज हमारा टॉपिक है सेल एंड बैटरी. अब उसके अंदर सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो आता है सेल. सेल क्या होता है? इट इज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो सेल होता है, आप लोगों ने सेल्स वगैरह देखे होंगे, अपन मोबाइल के अंदर टॉर्च वगैरह में यूज़ करते हैं. जो वॉल पे जो हमने वॉच लगी रहती है, ठीक है, क्लॉक लगी रहती है, उस पर हम यूज़ करते हैं. और साथ ही साथ रिमोट वगैरह होते हैं, इनके अंदर हम यूज़ करते हैं. तो वो क्या होता है? सेल. अब उसके अंदर क्या होता है कि जो सेल में केमिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर ऑफ 3 टाइप. जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा प्राइमरी सेल, अगला है सेकेंडरी सेल और नेक्स्ट है फ्यूल सेल. हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल क्या होता है? जो हम रिमोट वगैरह में जो सेल यूज़ करते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्राइमरी सेल्स होते हैं. हम उन सेल्स को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद में एक बार यूज़ करते हैं मार्केट से खरीद के, फिर क्या करते हैं? हम थ्रो कर देते हैं. ठीक है, मतलब नेक्स्ट टाइम हम उसे यूज़ नहीं करते हैं. तो इस टाइप के जो सेल होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, हम अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस टाइप के जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्राइमरी सेल. तो हम बोल सकते हैं द सेल्स विच कैन नॉट बी चार्ज्ड अगेन एंड अगेन आर नोन एज प्राइमरी सेल. जिन सेल्स को अगेन एंड अगेन चार्ज नहीं किया जा सकता या अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं किया जा सकता, डिस्चार्ज होने के बाद में कंटिन्यूसली यूज़ नहीं किया जा सकता, वो सभी सेल क्या होते हैं? हमारे प्राइमरी सेल. अब इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि डेनियल सेल हो गया, लेक्लेंस सेल हो गया और ड्राई सेल हो गया. ये सभी किसके एग्जाम्पल है? हमारे प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल है. ठीक है. इसके बाद में आया था हमारा सेकेंडरी सेल. क्या होते हैं सेकेंडरी सेल? वो होते हैं जिन्हें हम कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर जो केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में, फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. यानी कि हम बोल सकते हैं रिचार्जेबल. कुछ सेल या बैटरीज होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि रिचार्ज करते हैं. हम चार्ज लगाया, जैसे मैंने मोबाइल के अंदर मेरा बैटरी है, मोबाइल को क्या करते हैं? हम चार्ज करते हैं. उससे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. फिर जब हम उसे यूज़ करते हैं तो वापस से जो केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी can be converted into electrical energy in these cells, that is secondary cells. इन्हें क्या कहते हैं? हम secondary cells कहते हैं. और recharged can be recharged after use. हम इन्हें यूज करने के बाद में वापस से क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल इसके जैसे कि लेड एक्यूमुलेटर और एडिसन सेल एंड आयरन निकल सेल. ये सभी सेल्स क्या होते हैं? हमारे सेकेंडरी सेल्स होते हैं. इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, यानी कि ईएमएफ. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ. यानी कि जब हम सेल लेके आते हैं, जैसे कि हमारे पास में कोई सेल है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका हमने नेगेटिव टर्मिनल एज्यूम कर लिया. अब हमने इस के ऊपर लिखा हुआ देखा है कि 1.5 वोल्ट. तो यहाँ पर जो ये 1.5 वोल्ट है ये इसका क्या है? ईएमएफ है. ये तब मेज़र किया जाता है जब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं यूज, यानी कि हम जब इसको सर्किट में ओपनली कनेक्ट करते हैं, ओपनली यानी कि सर्किट को हम क्लोज नहीं करें, उस समय जो मेज़र किया जाता है वो ईएमएफ होता है हमारा. तो हम देख लेते हैं इसको. इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज drawn from the cell और सेल इज इन द ओपन सर्किट. यानी कि अभी ये जो प्रेजेंट टाइम हमारा सेल है ये बिल्कुल क्या है? ओपन है, यानी किसी से भी कनेक्ट नहीं है. तो इस समय इसके जो एंड से इसके बीच के अंदर जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, जो वोल्टेज होगा वही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल या ईएमएफ. इसके बाद में हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की.
अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इफ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट और द सेल इज इन क्लोज सर्किट, यानी कि उस समय का पोटेंशियल जब सर्किट क्या हो, किसी सेल क्या हो, किसी सर्किट से कनेक्ट हो, तो उस समय जो टर्मिनल के अलोंग जो पोटेंशियल होता है उसी को, या फिर वोल्टेज होता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब हमारा जो सेल होता है उसके अंदर क्या है, कुछ ऑब्स्टेकल होते हैं, यानी कि कुछ रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है वो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं तो जैसे आयंस वगैरह होते थे कंडक्टर के अंदर, वो क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे, रोकने की कोशिश करते थे उसको टकरा के। तो उसी तरीके से सेल के अंदर भी क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये सेल, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल, that is internal resistance is the resistance offered to the flow of current by electrolyte. Internal resistance decrease with the increase of the area of the plate and also with the decrease of the distance between plates। यानी कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर जो केमिकल भरे होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ये ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी कि अपोज करने का काम करते हैं। वही हमारा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को यदि हमें डिक्रीज करना है तो जो अंदर प्लेट्स लगी होती है उनका यदि हम एरिया बढ़ा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की डिक्रीज हो जाएगी। साथ में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी यदि कम कर देंगे हम प्लेट्स के बीच की, तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, यानी कि किसी भी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में एक सेल है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और इस सेल के ईएमएफ है ई, और इसको हमने एक सर्किट से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि इसके साथ में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर एक की के थ्रू हमने एक पैरेलली इसके वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर दो की है, एक तो वोल्टमीटर की तरफ जो कनेक्शन वाली है उसे हम K1 बोलते हैं, और जो रेजिस्टेंस की तरफ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो है K2। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस केस के अंदर जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। यदि हम नॉर्मल बात करें तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं, ये नहीं सर्किट को हमने ओपन रखा है यहाँ पे, यानी कि K1 को कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर जो करंट है वो कंटिन्यूसली इस तरीके से फ्लो होगी यदि हम सिर्फ K2 को ही क्लोज करके रखते हैं। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और जो करंट होगी वो कितनी होगी, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो जैसा हमने अभी निकाला था I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब वही हमने जो यहाँ पर लिख रखा है, जो हमने अभी प्रोसेस करी, कनेक्ट ए वोल्टमीटर टू ए सेल थ्रू K1, यानी कि हमने यहाँ पर जो ये K1 थी, K1 जो की है हमारी थी 1 नंबर की, उससे हमने किसको कनेक्ट कर दिया, एक वोल्टमीटर को। ऑल्सो कनेक्ट ए रजिस्टर R टू द सेल थ्रू K2, यानी कि हमारे पास में एक की है जिसका नाम है K2, और अपने पास एक की थी जो K1 थी, तो हमने K1 से तो हमने वोल्टमीटर कनेक्ट करा और K2 से हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। फर्स्ट पुट इन द की K1, सबसे पहले हमने क्या करा, K1 को पुट करा। द रीडिंग शोन बाय द वोल्टमीटर गिव्स अस द EMF, यानी कि फर्स्ट हमने जो EMF था सेल का वो हमने फाइंड करा, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, E के इक्वल आ गई। कितनी आ गई, E के इक्वल ऑफ द सेल सिंस नेग्लिजिबल करंट फ्लोज थ्रू सेल ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। जो वोल्टमीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, इस वजह से इस केस के अंदर जो इनिशियली केस था उसके अंदर हमारी जो करंट होगी वो क्या होगी,
बहुत कम होगी। अब उसके बाद में हम इंसर्ट करते हैं K2 ऑल्सो सो दैट करंट फ्लोज थ्रू रजिस्टर R if small r is the internal resistance of the cell and V is the reading shown by the voltmeter then। अब देखो यहां पर हमारे पास में I इजिकल टू क्या आ गया, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। अब यहां पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा I इंटू R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी कि E इजिकल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ पर हमारे पास के अंदर जो E की वैल्यू है, यदि इसको I की वैल्यू उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो E इजिकल टू क्या आ जाएगा, आई आर प्लस आई स्मॉल आर। अब हमको पता है कि जो यहाँ पर आई आर है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, यानी पोटेंशियल के बराबर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ E इजिकल टू वी प्लस आई आर। तो यहाँ से यदि मैं V को इधर लाऊं तो E माइनस वी इजिकल टू आई आर, और यदि मैं I से डिवाइड कर दूं तो स्मॉल r इजिकल टू क्या आ जाएगा, E माइनस वी अपॉन आई। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमारे पास में जो R की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, E माइनस वी अपॉन आई। अब वापस से हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हमको पता है I इजिकल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है। I इजिकल टू वी अपॉन R, इसी की हेल्प से हमने आई आर इजिकल टू वी लिखा। तो वापस से I इजिकल टू वी अपॉन R की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो ये जो वैल्यू आएगी स्मॉल r की वो आ जाएगी E माइनस वी, और I की जगह V अपॉन R लिखूंगा तो V नीचे रह जाएगा और R कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चले। इसके बाद में आता है ग्रुपिंग ऑफ सेल। अच्छा, आपने देखा होगा हम सेल जो हमारा रिमोट वाला सेल होता है उसके अंदर हम 2 सेल यूज करते हैं। एक्चुअली वो 2 सेल यूज करने के पीछे जो रीजन है वो क्या है, उनका कॉम्बिनेशन है, ग्रुपिंग करते हैं हम सेल्स की। ठीक है, अब वो ग्रुपिंग कौन सी है कौन सी नहीं है हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं हम सबसे पहले जो आती है हमारा सेल्स इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन का मतलब ये है कि मेरे पास में एक सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे का नेगेटिव, अगले सेल का पॉजिटिव फिर उसका नेगेटिव, अगले सेल का पॉजिटिव और उसका नेगेटिव। तो इसका जो फर्स्ट सेल है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अगले के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं हम, और जो सेकंड वाले का नेगेटिव है उसे थर्ड वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम कंटिन्यूसली सेल को हम कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा हमें यहाँ डायग्राम में बताया गया है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेक्स्ट के पॉजिटिव से कनेक्ट है, और फर्दर इसी तरीके से प्रोसेस चलती जा रही है। हमने एज्यूम करा कि यहाँ पर n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड, n सेल्स कनेक्टेड है, यानी कि E1, E2, E3, En ऐसे कंटिन्यूसली कई सारे सेल कनेक्टेड है, और उन सभी सेल्स की वजह से उनका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा जो कि है R1, R2, R3 और Rn। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो टोटल ईएमएफ क्या होगा, इनका सम कर देंगे हम ईएमएफ का। सीरीज के अंदर क्या होता है, जो इनका सम होता है वही होता है। ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इस तरीके से कंटिन्यूसली En तक हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल है ईएमएफ वो आ जाएगा। अब बात करें हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो जो जितने भी रेजिस्टेंस है किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज में कनेक्ट होने के लिए होने की वजह से जो इनका कॉम्बिनेशन होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो उनका क्या होगा, सम होगा। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते हुए कंटिन्यू Rn तक हम इन सबको ऐड कर देंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन और सेल का तो इक्विवेलेंट हमारे को ईएमएफ फाइंड करना है, तो उन सभी सेल्स का जो इंडिविजुअल ईएमएफ है उनको ऐड कर देते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उनका सबका जो इंडिविजुअल
इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं, उससे हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और इसके बाद में हम देखते हैं इफ एन सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई, यदि हमने ये जो सेल है एन सेल कनेक्ट कर दिए जिनका सबका ईएमएफ कितना है, ई है, और अरेंज करें हैं सीरीज के अंदर, एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ई सेल, यानी कि मेरे पास में जितने भी सेल है E1 हो चाहे E2 हो चाहे EN हो, इन सबका ईएमएफ क्या है, E1 E2 E3 का सबका ईएमएफ सिमिलर है, यानी कि E E E E E, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, सिमिलर है, R R R R R। तो यहाँ पे जो टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, NE, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा NR। ठीक है, कितना आ जाएगा, NR। अब यदि हम सीरीज को इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ में हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी वो कितनी फ्लो होगी, तो उसके लिए हम जानते हैं I इजिकल टू क्या होता है, अच्छा ये जितने भी रेजिस्टेंस है उसके साथ में ये रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, तो टोटल करंट क्या होती है, I इजिकल टू टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल पोटेंशियल कितना है इसका, ईएमएफ NE है, और जबकि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका तो हो जाएगा NR, और जो एक्सटर्नल है वो क्या है, R, तो R प्लस NR। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं I इजिकल टू NE अपॉन R प्लस NR। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और जो स्मॉल r है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है ईच सेल का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में जो करंट की वैल्यू आएगी I इजिकल टू NE अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल NR। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं देयर में बी टू केसेस। अच्छा, हमारे पास में जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, I इजिकल टू E अपॉन E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल NR। तो यहाँ से हमारे पास में I की वैल्यू आई थी I इजिकल टू E अपॉन R प्लस NR। तो हमारा पहला केस है, यदि NR की वैल्यू यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत 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 कम हो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, एक तरह से नेग्लेजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल करंट होगी वो क्या होगी, I NE अपॉन R, यानी कि नेग्लेजिबल है, तो हम इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट क्या, सॉरी यहाँ पे n था ना, तो इसकी अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू को नेग्लेजिबल होने की वजह से, बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से अप्रोक्सीमेट हम इसको जीरो कंसिडर कर लें, तो जो टोटल करंट आएगी वो क्या आएगी, NE अपॉन R, I इजिकल टू NE अपॉन R। अब E अपॉन R क्या है, एक सेल की वजह से इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे जो E अपॉन R है वो एक सेल की वजह से करंट, तो हम लिख सकते हैं N इंटू करंट ड्यू टू वन सेल, यानी कि वन सेल के कारण जो करंट होगी वो उसका n टाइम्स हो जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी। सो सीरीज कॉम्बिनेशन इज एडवांटेज, यानी कि हमारे जो सीरीज कनेक्शन होगा वो एडवांटेज की तरह होगा हमारे लिए, यानी कि जब हम सीरीज के अंदर कनेक्शन करते हैं, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत 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 छोटी है तो उस केस के अंदर वो जो हमारे लिए सेल का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि वो हमारे लिए एडवांटेज की तरह काम करेगा। और यदि NR की वैल्यू कैपिटल R के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ऑफर्ड किया जा रहा है, यानी कि जो एनर्जी देनी थी सेल को वो अंदर ही इंटरनली जो रेजिस्टेंस है उसको उसके अगेंस्ट वर्क करने में उसने ख़त्म कर दिया, यानी कि बाहर की तरफ वो कोई अपना एफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहा है, अंदर ही सारी एफिशिएंसी क्या हो गई उसकी, ख़त्म हो गई, क्योंकि इंटरनल ही रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्सटर्नल तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, इंटरनल ही वर्क करता रहेगा वो। तो हम बोल सकते हैं कि यदि
एन आर जो स्मॉल एन आर है इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा हो किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हमारा पास में जो आर की वैल्यू है तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी एन ई सॉरी हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर। तो यहाँ पर जो एन आर की वैल्यू है बहुत ज़्यादा है आर के रेस्पेक्ट में, तो आर को हम नेग्लेजिबल कर देंगे, तो यहाँ से एन ई अपॉन एन आर आ जाएगा और एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो करंट जो होगी वो कितनी आएगी, ई अपॉन आर। यानी कि यदि मैं एक सेल यूज करता हूं तब भी मेरे को उतनी ही करंट मिलेगी, या मैं नंबर ऑफ एन सेल यूज करता हूं तब भी मेरे को उतनी ही करंट मिलनी है। तो मेरे लिए कोई एडवांटेज नहीं हुआ, डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि मेरे को कॉस्टली पड़ेंगे, अलग अलग सेल यूज करूंगा और फिर भी मेरे को इलेक्ट्रिक करंट उतनी ही मिलनी है जितनी सिंगल सेल की वजह से मिलनी थी। तो ये जो कनेक्शन है, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है, ये डिसएडवांटेज है मेरे लिए। ठीक है, तो सो सीरीज कॉम्बिनेशन इज नॉट एडवांटेज। इस केस के अंदर हमारे लिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो एडवांटेज की तरह वर्क नहीं करेगा। एडवांटेज तभी होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत कम होगी। ठीक है, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे लिए कॉम्बिनेशन इफेक्टिव नहीं है, एडवांटेज नहीं है, वो डिसएडवांटेज है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद में आता है इफ पोलरिटी ऑफ एम सेल्स इज रिवर्स देन इक्विवेलेंट ईएमएफ, यानी कि इसे हम यहां देख लेते हैं एक बार। मेरे पास में एक सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। इस तरीके से इसका R2 है, E2 है ईएमएफ और इंटरनल R2। इस तरीके से मेरे पास में कई सारे रेजिस्टेंस है, N रेजिस्टेंस है, जिनको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब जैसा हमको बताया गया है कि हमारे पास में कितने हैं, M रेजिस्टेंस की हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी है। M जो रेजिस्टेंस है उनकी जो पोलैरिटी है वो हमने क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है। तो यहाँ पे से यदि मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ सेल है वो कितने हैं, N है, तो जो टोटल सेल का ईएमएफ है वो कितना होगा, N हो, सॉरी नंबर ऑफ सेल है कितने होंगे, N। अब उसमें से मैंने M को क्या कर दिया, रिवर्स। अब यदि मैंने M को रिवर्स किया है तो मैं बोल सकता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि, या इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो पहले मेरे पास थे, हम एज्यूम कर लेते हैं पहले थे 12, अब मैंने 12 में से 2 को रिवर्स कर दिया, तो जितनों को रिवर्स किया वो क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि अब मेरे पास में इस तरीके से जो कनेक्शन है वो 2 का कम हो गया है। यानी कि जो N है उसमें से हम M माइनस कर देंगे, यानी कि अब ईएमएफ क्या होगा इनका, N माइनस M E होगा। और साथ में ये तो हमने रिवर्स करे हैं, उसकी वजह से इतने तो कम हुए हैं, और साथ में माइनस और हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में 2ME आएगी। और ऐसा क्यों होगा, ये तो हमने वो है जो कि रिवर्स करे हैं। अब रिवर्स करने की वजह से इस तरीके से जो हमने एज्यूम करे कि अप्रोक्सीमेट हमने जैसा माना कि 10 सेल है, अब 10 में से पहले 12 था, 12 में से 2 को रिवर्स कर दिया तो कितने बचे, अब 10, तो हमारे पास में 12 माइनस 2 कितना आ गया, यानी कि N माइनस M आ गया वैल्यू। अब उसमें से जो रिवर्स करे हैं उनकी पोलरिटी क्या है, उल्टी हो गई है। तो अब उनकी जो पोलरिटी है उसकी वजह से हम इसका जो ईएमएफ होगा, पहले ईएमएफ था NE, अब उसमें से मैंने M का ईएमएफ हटा दिया, तो ये M का ईएमएफ हटा दिया, अब उन्हें वापस कनेक्ट कर दिया मैंने रिवर्स करके, तो वापस कनेक्ट करा तो इनकी जो पोलरिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से बोल सकता हूँ NE माइनस 2ME, और यदि E को कॉमन लेने हैं तो N माइनस 2M इंटू E, ये हमारे पास में क्या होगा, इनका ईएमएफ होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने नोट में लिखा इफ पोलरिटी ऑफ m सेल्स इज रिवर्स देन इक्विवेलेंट EMF इज n-2m into E while the equivalent resistance is still NR plus कैपिटल R। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की पोलरिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस केस के अंदर। सो करंट इन R विल बी, तो करंट क्या हो जाएगी, वही होगी I इज इक्वल टू EMF कितना हो जाएगा n-2m into E। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका सम तो अभी भी क्या है R प्लस NR। तो करंट क्या हो जाएगी I इज इक्वल टू n-2m into E अपॉन NR प्लस कैपिटल R। अगला है सेल इन पैरेलल। जो सेल्स है उनका हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया है, यानी कि हमने सेल के जो ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है और नेक्स्ट सेल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इनको इस तरीके से कनेक्ट किया कि सभी के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है और सभी के नेगेटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इस टाइप के जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सॉरी। तो जैसा हमने बोला इफ m सेल ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R बी कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलली कनेक्टेड कर दिया हमने। जो नंबर ऑफ सेल है वो कितने हैं हमारे पास m है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारा R है। इफ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन द EMF ऑफ द सर्किट इज E। उस केस के अंदर हमारा जो सर्किट का EMF होगा वो कितना होगा E, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर या पैरेलल के अंदर हम जानते हैं कि सर्किट के अंदर जो EMF होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और एक का रेजिस्टेंस सॉरी एक का EMF यदि E है तो सभी का EMF क्या होगा, E के इक्वल ही होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R अपॉन M। जैसा हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखा था, वहां पे यदि इक्वल रेजिस्टेंस है सभी तो उनकी वैल्यू क्या आई थी R अपॉन M। उसी तरीके से जो इनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R अपॉन M। तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टोटल हमारे पास में EMF तो कितना आ चुका है E, ठीक है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो सर्किट का EMF है वो तो आ चुका है E, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा R प्लस R अपॉन N, सॉरी M बोला ना मैं, R अपॉन M। यदि हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो I इज इक्वल टू E अपॉन या LCM लेंगे तो M कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन M। अब ये M रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा तो करंट आ जाएगी I इज इक्वल टू M E अपॉन MR प्लस R, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किट के अंदर करंट आ जाएगी I इज इक्वल टू M E अपॉन M कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पर जैसा हमने लिखा तो उसी तरीके से जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से जो करंट आई वो कितनी आ जाएगी स्मॉल m इंटू E अपॉन स्मॉल m कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहाँ पे जो कैपिटल E है वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या फिर एक सेल का EMF है, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, एक सेल का क्या है EMF है, और जो स्मॉल r है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो कैपिटल R है वो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जैसा हमारे को कॉम्बिनेशन दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सारे जो EMF के हमारे पास में जो सेल हैं उनको हमने पैरेलली कनेक्ट किया और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R जो कि इक्वल है, ठीक है। और इसके अंदर यदि हम बात करें यदि जो MR है यानी कि MR यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और नंबर ऑफ सेल का मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू इंटरनल के रेस्पेक्ट में बहुत 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 छोटी है, तो उस केस के अंदर जो करंट होगी वो क्या होगी I इज इक्वल टू ME अपॉन R, क्योंकि यहाँ पे MR की वैल्यू हम क्या मान लेंगे नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो I इज इक्वल टू ME अपॉन R, और E अपॉन R क्या होगा एक सेल की वजह से करंट,
तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जिस केस के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है और इंटरनल की ज़्यादा है, यदि इंटरनल की ज़्यादा है तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा, एडवांटेज का काम करेगा, क्योंकि इसमें जो एक सेल की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो m मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी किसके, एक सेल से, यानी कि एक सेल की वजह से जितनी करंट थी तो नंबर ऑफ सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि बढ़ता है तो वो उतने ही टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज एडवांटेज। तो यहाँ पर हमारे लिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह होगा, एडवांटेज की तरह। उसके बाद में यदि एम आर यानी कि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है इंटरनल से, तो उस केस के अंदर जो हम इसकी वैल्यू है आर की, ये हम क्या है कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर एम ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम ई अपॉन एम आर, आर्म से एम कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा ई अपॉन आर। तो यहाँ पे ई अपॉन आर यानी कि मैं सिंगल सेल की वजह से जो ईएमएफ है या फिर करंट है, सिंगल सेल की वजह से सर्किट के अंदर जो करंट है, करंट ड्यू टू वन सेल, उसके बराबर हो जाएगी। तो मेरे लिए जो कॉम्बिनेशन है वो एडवांटेज की तरह कोई वर्क नहीं करेगा, यानी कि मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं है वो केस। तो हम बोल सकते हैं सो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज नॉट एडवांटेज। इस केस के अंदर हमारे लिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो एडवांटेज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि मेरे पास में जितने भी ईएमएफ है, सेल्स हैं, उनका ईएमएफ है अलग अलग, इसका E1 है, इसका E2 है, इसका E3, इस तरीके से n सेल्स है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, अलग अलग। तो उस केस के अंदर जो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो होगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 वो होगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, इस तरीके से नंबर ऑफ एंस तक चलता रहेगा। और साथ में इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये भी कंटिन्यूसली n टाइम्स तक चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में यदि मेरे पास में इनमें से सिर्फ नंबर ऑफ टू सेल्स हो, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जब इसे हम सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो यहाँ से जो एलसीएम आता है इधर नोट कर लेते हैं, इसको रफ कर दूं। तो यहाँ पे जो इनका इक्विवेलेंट एलसीएम आता है E इक्विवेलेंट, यहाँ पर एलसीएम आएगा R1 और R2, और यहाँ पर E1 इंटू R2 प्लस E2 R1, और नीचे जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास में नीचे आएगा 1 अपॉन, इसका एलसीएम आएगा R1 इंटू R2, और यहाँ आ जाएगा R2 प्लस R1। यहाँ पर R1 R2 ये क्या इक्वल है, कट जाएंगे, तो E इक्वलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है, जब भी हम सेल्स वगैरह की क्वेश्चन करेंगे तो हमें सेल की जो पोलैरिटी होती है उसका ध्यान रखना है कि किधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, किधर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। यहाँ पर हम जितने भी देख रहे हैं इन सबका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक साइड है और नेगेटिव टर्मिनल एक साइड है, ठीक है। रेजिस्टेंस के अंदर तो पोलैरिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सेल का जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर पोलैरिटी का असर पड़ेगा। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे इसको और ज़्यादा। बाकी हमें याद रखना है कि जब भी सेल की वैल्यू रखी जाएगी हमेशा उसका पोलैरिटी का ध्यान रखा जाएगा कि क्या सेल का पोलैरिटी इधर की तरफ पॉजिटिव है या इधर की तरफ नेगेटिव है, इधर की तरफ पॉजिटिव है इधर की तरफ नेगेटिव है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में वो इफेक्ट डालेगा उस चीज़ का, ठीक है।
अगला देखते हैं सेल इन मल्टीपल आर्क। n नंबर ऑफ रोज, मेरे पास में यदि n रोज है, कितनी रोज है, n रोज है, इस तरीके से n सेल्स कनेक्टेड है और m नंबर ऑफ सेल है इन ईच रो, और एक एक रो के अंदर जो नंबर ऑफ सेल है मेरे पास में कितने हैं, m है। तो जो टोटल रो है मेरे पास में वो तो हमारे पास में कितनी आ गई, n, और जो एक रो के अंदर सेल है वो कितने हैं, m। तो जो टोटल सेल होंगे वो क्या होंगे, m इंटू n होंगे हमारे पास में। तो यहाँ हमें नेक्स्ट में बता रखा है m इंटू एन इज इक्वल टू कैपिटल N, जिसको हमने कैपिटल N के इक्वल एज्यूम करा है, जो कि क्या बता रहा मैं, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को बता रहा है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज इक्वलेंट टू सिंगल सेल ऑफ ए EMF ME। यानी कि हमको पता है कि हमने जैसा बोला था कि यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यदि हमारे पास में n सेल कनेक्टेड है, n सेल्स कनेक्टेड है जिनका EMF EE है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका जो EMF होता है वो इक्वलेंटली किसके इक्वल होता है, E के बराबर ही होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पर यदि एक रो का EMF ME है, नेक्स्ट का भी ME है, उसके नेक्स्ट का भी ME है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ME का, तो इस वजह से यदि एक का EMF ME है, नेक्स्ट का ME है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो EMF होगा टोटल वो एक सिंगल रो के बराबर ही होगा, इक्विवेलेंट। तो हम बोल सकते हैं किसके बराबर होगा, ME के। और इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर M इंटू आर अपॉन N, क्योंकि जितने भी है सीरीज के अंदर कनेक्टेड है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उनका इक्विवेलेंट होगा MR। और यदि एक एक रो का हम बात करें, उनका MR है तो N रोज है, तो कितना हो जाएगा उनका, MR अपॉन N, ठीक है। तो यहां से हमें इक्विवेलेंट, एक तो EMF पता लग गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पता लग गई। तो जो करंट होगी वो क्या होगी, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो जैसा अभी हमने देखा था कि उसका EMF आया था M इंटू E, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो R है, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना आया था, MR अपॉन N। तो यहाँ से I इज इक्वल टू ME अपॉन कैपिटल R प्लस MR अपॉन N। अब हमारे को दिया है कि फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट का जो केस है वो ये है कि जो NR और MR की वैल्यू है, यानी कि जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ME अपॉन NR प्लस MR, और N मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर रेसिप्रोकल होके। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए जो NR और MR है उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यदि MR और NR की वैल्यू, N कैपिटल R और स्मॉल m इंटू R की वैल्यू इक्वल होती है, तो जो करंट आएगी सर्किट के अंदर वो क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। तो इसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि जो R इज इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा, MR अपॉन N आ जाएगा, MR अपॉन N, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी MR अपॉन स्मॉल n, और जो कैपिटल R है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट बैटरी, इक्विवेलेंट बैटरी का रेजिस्टेंस होगा ये इंटरनल, क्योंकि इनका जो सम है वो इसके रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। अभी हमने जो MR अपॉन N है वैल्यू यहाँ पर निकाली थी, हाँ या ना। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट किसका, बैटरीज का। तो यहाँ से जो मैक्सिमम करंट आएगी वो हम क्या लिख सकते हैं, MR इज इक्वल टू NR है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि I मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं हम कि N इंटू M अपॉन E, और यदि इसकी वैल्यू आ जाती है NR की वैल्यू मैं MR के इक्वल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 2MR, और M से M कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी NE अपॉन 2R। और यदि मैं MR की जगह NR रख देता हूँ तो NME अपॉन 2NR, यहाँ पे N से N कैंसिल आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी
एम ई अपॉन टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है हमारे पास में मैक्सिमम करंट की गिवन है एन ई अपॉन टू आर और या फिर एम ई अपॉन टू कैपिटल आर। और जैसा अभी हमने कहा था कि जो नंबर ऑफ सेल है टोटल वो कितने हैं कैपिटल एन में, तो m इंटू एन इज इक्वल टू कैपिटल एन। इन द अबव इक्वेशन वी गेट नंबर ऑफ रोज। तो हम इसकी हेल्प से नंबर ऑफ रोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। m इंटू एन इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एन है, और हमें नंबर ऑफ रोज की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि n की। तो जो m की वैल्यू है और इसका रिलेशन है यहाँ से मैं रख सकता हूँ r ऐसा कैसा और m r अपॉन n गिवन है। अब यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इधर, तो मेरे पास में m की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी n कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में, m की। यदि मैं m की जगह ये वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा n इंटू एन, एन स्क्वायर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इंटू n। तो यहाँ से n स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा कैपिटल N स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। और ये स्क्वायर हटाऊंगा तो बोथ साइड क्या लूँगा मैं, अंडर रूट लूँगा। तो अंडर रूट लेने की वजह से जो वैल्यू आएगी ये वो आ जाएगी n इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर अपॉन कैपिटल R, जैसा कि हमारे को यहाँ गिवन है। ठीक है तो हमारा यहाँ पर सेल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आता है बैटरी। जो सेल्स होता है जिसका हमने ग्रुपिंग करी थी, यदि सेल्स का नंबर ऑफ कनेक्शन कई सारे सेल्स को हम कनेक्ट कर दें तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, बैटरी की तरह बिहेव करता है। तो हम बोल सकते हैं बैटरी क्या होता है, बैटरी इज एन अरेंजमेंट दैट क्रिएट्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, यानी कि सेल्स को हम सीरीज के अंदर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ सेल का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा बैटरी होता है। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ बैटरी, बैटरी का क्या इम्पैक्ट है, विद द डिस्कवरी ऑफ वोल्टिक सेल इट वाज सून रियलाइज दैट इफ वन कंस्ट्रक्ट्स ए number of cell and join the negative terminal of one with the positive terminal of the other and so on। इस तरीके से हम कंटिन्यूसली क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव को आपस में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि जो फर्स्ट का नेगेटिव टर्मिनल है वो सेकंड के पॉजिटिव से और सेकंड का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो थर्ड के पॉजिटिव से कनेक्टेड रहे। सो ऑन देन the EMF which is the potential difference between the electrodes in an open circuit। तो हम बोल सकते हैं then the EMF of the combination of cell will be the sum of EMFs of the individual cells। यानी कि जो इंडिविजुअल सेल्स का जो EMF है उनका सभी का सम करके हम क्या निकाल लेते हैं, उसका इक्विवेलेंट EMF निकाल लेते हैं। और जो इक्विवेलेंट EMF हमारे को मिलता है वही उसका क्या होता है, टोटल EMF होता है, और वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, बैटरी की तरह। तो जो ओवरऑल EMF है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद में आता है हमारा अगला टॉपिक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस, एक सिंपल डिवाइस होती है जो यूज्ड करती है डिटेक्ट करने में करंट को, जो करंट है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करती है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन एंड ऑल्सो टू द कंपेयर द करंट। यानी कि करंट का जो डायरेक्शन है वो फाइंड करने में काम में आती है और साथ में करंट को कंपेयर करने में भी गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। With the help of galvanometer, we make two important devices known as ammeter and voltmeter। जो गैल्वेनोमीटर होता है उसकी हेल्प से हम क्या क्या बना सकते हैं, एक एमीटर और एक वोल्टमीटर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमीटर। एमीटर किस तरीके से बनता है, एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, एमीटर का जो काम होता है वो होता है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट की डायरेक्शन बताना या कंपेयर करना दो करंट को, लेकिन जो हमारा एमीटर होता है उसका काम होता है उसका इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन
एम्पियर। एम्पियर के अंदर हमें फाइंड करती है इन ए सर्किट एमीटर इज ए pivoted coil galvanometer which is always connected in series in circuit so that total current may pass through it। यानी कि जब भी हम कनेक्शन देखते हैं किसी सर्किट का तो आप लोगों ने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं हमेशा किस में करते हैं, सीरीज में करते हैं। सीरीज में करने के पीछे कारण क्या है कि जो सीरीज होता है कॉम्बिनेशन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जितनी उस सर्किट में सर्किट के रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है उतनी ही उस ब्रांच की उस आगे है उसमें भी फ्लो होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस है और मैंने यहाँ एक एमीटर कनेक्ट करा है तो यहाँ से यदि 1 एम्पियर की करंट आ रही है तो यहाँ भी 1 एम्पियर होगी और आगे भी क्या होगी 1 एम्पियर। तो ये रीडिंग भी हमें कितनी देगा 1 एम्पियर की ही देगा। इसी वजह से हम हमेशा किसके अंदर कनेक्ट करते हैं एमीटर को, सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो मैं पास थ्रू इट। आगे देखते हैं फॉर एन एमीटर ऑफ गुड क्वालिटी द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कॉइल शुड बी वेरी लो। जो इसके कॉइल का रेजिस्टेंस है वो क्या होता चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। सो दैट इट में मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ताकि ये करंट की स्ट्रेंथ को आसानी से मेजर कर सके एक्यूरेटली। यदि हम यहाँ पर हमने जैसे रेजिस्टेंस बनाया था, अब यदि हम एमीटर लगाते हैं और एमीटर का रेजिस्टेंस यदि बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर एमीटर का जो कोइल का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगा तो जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम करंट क्या होगी, सर्किट से फ्लो होगी। तो एक्यूरेटली विदाउट अफेक्टिंग द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, यानी कि इस सर्किट में से जो करंट फ्लो होगी वो कोई भी अलग से चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उसकी वजह से, हम क्योंकि नेग्लिजिबल है तो इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो टू मिनिमाइज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 0, अप्रोक्सीमेट 0 होना चाहिए। सॉरी द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, यानी कि जो आइडियल हमारा एमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या फिर बोल सकते हैं हम सो टू मिनिमाइज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर ए लो वैल्यू रेजिस्टेंस, यानी कि जो हम लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसे हम शंट नाम से जानते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं उसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, इसको हम बोलते हैं शंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, शंट। टू कन्वर्ट इट टू एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज, यानी कि हमारे को जो डिजायर्ड रेंज का एमीटर चाहिए उसके अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड in electric circuit the positive terminal of an emitter is connected to positive plate and negative terminal is connected to the negative plate of battery, यानी कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव से और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको नेगेटिव के, यानी कि जो एमीटर का पॉजिटिव है उसको बैटरी के पॉजिटिव से और जो एमीटर का नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, डिजायर्ड वैल्यू ऑफ शंट डिपेंड्स ऑन द रेंज, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी रेंज होगी ऑफ एमीटर, हमारे को किस रेंज का एमीटर रिक्वायरमेंट है उसकी रेंज पे डिपेंड करती है। कन्वर्टेड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर इफ पाइवेटेड गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल G इज टू मेजर करंट I, जैसा कि हमारे को यहाँ बताया गया है। अब मेरे पास में एक गैल्वेनोमीटर है और उसके साथ में मैंने पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसका नाम हमने S दे दिया, जिसे शंट बोलते हैं हम, क्योंकि पैरेलली जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करा उसे हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होएगी हमने उसे अज्यूम कर लिया IG है और टोटल करंट क्या है, I है। अब यहाँ में से टोटल करंट में से IG यदि यहाँ चली गई तो यहाँ कितनी जाएगी, I माइनस IG, यही करंट जाएगी। तो जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर जो करंट जाएगी और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इनके बीच के टर्मिनल का होगा। तो हम बोल सकते हैं कि V यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो IG इनटू कैपिटल G
इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से जो करंट जाएगी I माइनस आई एस इंटू कैपिटल एस। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में शंट की वैल्यू आएगी एस की, वो आएगी एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई एस। तो इस तरीके से हम रिक्वायर्ड जो हमारे को एमीटर है जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम शंट इसके कनेक्टेड कर देंगे। तो आगे देखते हैं, वेयर आई जी इज एन अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बाय यूजिंग ए लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एस। यहाँ पर लो वैल्यू का रेजिस्टेंस एस कनेक्ट कर दिया हमने इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, पैरेलली गैल्वेनोमीटर के। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कन्वर्टेड एमीटर, यानी कि जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा दोनों का वो क्या होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस। तो 1 अपॉन आर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी इंटू एस जी प्लस एस। तो यहाँ से जो आर ए की वैल्यू आएगी, ये तो 1 अपॉन आर ए की वैल्यू है, आर ए की वैल्यू आ जाएगी इसका रेसिप्रोकल, यानी कि जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, जैसा हमें यहाँ गिवन है, बिकम्स वेरी लो। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, आगे हमारे को एक नोट दिया है, शंट क्या होता है, इफ एनी हाउ द फ्लोइंग करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स मोर देन इट्स कैपेसिटी द कॉइल हैज possibility of burning due to heat produced by flowing current. Secondly, it pointer may break up due to impact with stop pin as its proportional deflection as per amount of flowing current into minimize these possibilities. A low resistance wire strip is connected in parallel with a galvanometer। यानी कि यहाँ पर हमसे बोला गया है कि if anyone flowing current through galvanometer become more, यदि galvanometer से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगी, then its capacity the coil has possibility of burning due to heat। तो इसकी जो कोयल है वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। यदि करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो उसकी वजह से हीट भी क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से हमारी ये क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो इस वजह से हम शंट का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंडली, इट्स पॉइंटर में ब्रेक अप, जो हमारे पास में गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर लगा रहता है वो भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ड्यू टू इम्पैक्ट विद स्टॉप पिन एज इट्स प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा पॉइंटर होता है वो क्या होगा, जरूरत से ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा तो उसका जो पॉइंटर है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर हमने जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्ट करा गैल्वेनोमीटर के, तो हमारा एमीटर बन गया। और यदि गैल्वेनोमीटर के साथ में हम सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो आगे देखते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के जो 2 एंड्स होते हैं उसके बीच के अंदर यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हम जो यूज़ करते हैं वो किसका करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ कंस्ट्रक्ट इज सिमिलर एज दैट ऑफ एमीटर, एमीटर की तरह ही इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन एमीटर के अंदर हम पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसके अंदर हम सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर इज दैट एमीटर हैज़ इट्स नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस, जो एमीटर होता है उसके पास में नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस होता है पैरेलली, सो दैट इट में मेजर करंट ऑफ सर्किट पासिंग थ्रू इट more accurately, giving the deflection accordingly, while the voltmeter passes negligible current through itself, so that potential difference developed due to the maximum current passing through circuit may be
मेजर्ड। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं हम, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, और इसके साथ में ये रेजिस्टेंस हमेशा हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अब हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो जो मैक्सिमम करंट है वो यहाँ से ना गुजर के कहाँ से निकलेगी, यहाँ से गुजरेगी। अब यदि वो मैक्सिमम करंट यहाँ से गुजरेगी तो हम यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसे क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, therefore an appropriate value of high resistance is required to be connected in series of galvanometer to convert into a voltmeter of desired range। जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट है, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सर्किट, और वोल्टमीटर को हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। इफ a galvanometer of resistance capital G is to be converted into a voltmeter of range capital V, then required value of high resistance RH will be। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अच्छा यहाँ पर हमारे पास में आई करंट आ रही है, इसमें से आई जी इधर गई, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का जो पोटेंशियल है इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट के बीच का होना चाहिए। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है यदि वो V है, हम बोल देते हैं कि V है, तो यहाँ का क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, RH प्लस G, तो हम बोल सकते हैं IG इंटू RH प्लस कैपिटल G। तो यहाँ से यदि मेरे को RH की वैल्यू फाइंड करनी है तो IG से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी V/IG, और साथ में जो ये तो इधर चला गया और G को उसके अंदर क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो किसकी आ जाएगी, RH की। जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, RH की, यानी कि जो हमने सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसकी हमारे को मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, connecting this value of high resistance in the series of galvanometer, it will be converted to a voltmeter of range V। अब गैल्वेनोमीटर के साथ के अंदर हम सीरीज के अंदर जब ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी रेंज कैपिटल V तक होती है। आफ्टर कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस RH इन सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल G, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बिकम्स, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वोल्टमीटर का, दोनों रेजिस्टेंस किस में थे, कनेक्टेड थे सीरीज के अंदर, जो हमारा गैल्वेनोमीटर और ये हाई रेजिस्टेंस था ये दोनों किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का सम, वेरी हाई, तो जो इनका सम होगा बिकम्स वेरी हाई। तो जो हमारा आइडियल वोल्टमीटर होता है हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, तो आइडियल जो गैल्वेनोमीटर है, सॉरी आइडियल जो वोल्टमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सकेगा उतना बेस्ट रहेगा। व्हेन आइडियल वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इट पासेज जीरो अमाउंट ऑफ करंट, इसमें से जो करंट है वो कितनी फ्लो होगी, जीरो अमाउंट की करंट फ्लो होगी itself from the circuit, so that measurement of potential difference across the point of connected may be perfectly accurate। तो इसकी हेल्प से हमारे को जो सर्किट के पैरेलली जो रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। इसके बाद में हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, हमें गिवन है कि 12 सेल ईच हैविंग द सेम ईएमएफ, 12 सेल है जिनका जो ईएमएफ है वो कितना है, सेम है, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होना चाहिए इस केस के अंदर वो कितना होना चाहिए, 12E, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर केप्ट इन क्लोज्ड बॉक्स, और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और क्लोजली बॉक्स में है, सम ऑफ द सेल
रॉन्गली कनेक्टेड, उसमें से हमने कुछ को रॉन्गली कनेक्टेड कर दिया, तो टोटल सेल कितने मेरे पास में 12 है। और यदि मैंने 12 में से कितने सेल, 12 में से हम एज्यूम कर लेते कितने सेल मैंने गलत कनेक्ट कर दिए, n सेल कनेक्ट कर दिए रॉन्गली कनेक्टेड, ठीक है, इतने सेल तो मैंने रॉन्ग कनेक्ट कर दिए। अब रॉन्ग कनेक्ट करें तो ये तो हमने कम करें, साथ में हमने कहा था कि जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2n इंटू ई। और साथ में बोला गया हमसे दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर एंड 2 सेल आइडेंटिकल विद ईच अदर, 2 सेल और है जो कि इनके आइडेंटिकल है, ऑल्सो 2 सेल्स आइडेंटिकल विद ईच अदर ऑल्सो आइडेंटिकल विद द प्रीवियस सेल, यानी कि प्रीवियस सेल के जो पहले वाले सेल थे उनके आइडेंटिकल है। द करंट इज 3 एम्पियर, उस केस के अंदर जो करंट है वो कितने एम्पियर है, 3 एम्पियर है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 2 सेल को और सीरीज में कनेक्ट कर दूं। अच्छा, एक का मैं ईएमएफ सबका ईएमएफ ई मान लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस यदि मैं आर मानता हूं, तो मेरे पास में जो टोटल पहले थे सेल वो 12 थे और 2 और हैं, तो इसका यदि सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें आर इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा 14 आर। तो सर्किट की जो करंट होती है आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होती है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 14 आर, और जो करंट की वैल्यू है वो गिवन है हमारे को 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर इज इक्वल टू 12 माइनस 2NE प्लस 2E अपॉन 14R, ये हमारी इक्वेशन, इसको हम और आगे सोल्व कर लेते हैं। 3A इज इक्वल टू 12E माइनस 2NE प्लस 2E अपॉन 14R, तो यहाँ से 12E और 2E मिलके हो जाएंगे 14E। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 एम्पियर इज इक्वल टू 12E प्लस 2E, यानी कि 14E के बराबर आ जाएगी, और साथ में जो इसकी वैल्यू है माइनस 2NE और अपॉन में 14R, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन 2 भी फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 के लिए क्या गिवन है हमारे को, द बैटरी 3 एम्पियर व्हेन द एक्सटर्नल सेल एड दिस बैटरी एंड 2 एम्पियर व्हेन द सेल अपोजेस द बैटरी, यानी कि जो हमने बाद में जो सेल कनेक्ट करें वो अपोजिट करें। तो जो बाद के अंदर हमने, ये तो हमारा फिक्स है, ये तो हमने रिवर्स कर दी है, लेकिन उसके अलावा जो 2 सेल कनेक्ट करें वो मैंने अपोजिट करें, तो मैंने कहा था पोलैरिटी का ध्यान रखना हमारे को, और उनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्या होगा 14R। उस केस के अंदर जो करंट है वो कितनी है 2 एम्पियर की है। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 12E माइनस 2NE माइनस 2E अपॉन 14R, तो 2A इज इक्वल टू 12 में से 2 गए तो 10E माइनस 2NE अपॉन 14R, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 की जो वैल्यू थी वो थी 3A 14 माइनस, तो इसकी वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 14E माइनस 2NE अपॉन 14R, और इसकी जो वैल्यू है वो है 2 इज इक्वल टू 10E माइनस 2NE अपॉन 14R। यहाँ पे 14R से 14R कैंसिल कर देंगे, 14R से 14R कैंसिल कर देंगे, और इसमें से यदि मैं E कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ E आ जाएगा और यहाँ भी E आ जाएगा, E से नीचे वाले E से ऊपर वाला E कैंसिल हो जाएगा और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा 30 और 2n मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6n, वहीं 14 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 2 जा 28 माइनस 4n।
तो यहाँ से इसको इधर लाते हैं तो इधर तो आ जाएंगे 2 और इसको उधर ले जाएंगे 6 - 4 क्या आएंगे 2n। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, इसके बाद में हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 2 बैटरीज, वन ऑफ EMF 18 volt and internal resistance 2 ohm and the other EMF of 12 volt and internal resistance 1 ohm are connected as shown. The voltmeter we record a reading of। यानी कि यहाँ का EMF और यहाँ का EMF और यहाँ का EMF जो इक्वलेंटली EMF होना चाहिए या जो पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था, यदि मेरे को E इक्वलेंट फाइंड करना है तो होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और 2 की वजह से हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो आया था E इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा E1 है और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 है और ये E2 है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 है। और इस टर्मिनल को हम देखते हैं तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव इधर है और इसका भी पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी कि हम वैल्यूज रख सकते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो जो ये E इक्विवेलेंट आएगा वो V के इक्वल होगा, तो V इज इक्वल टू E1 की हम वैल्यू रखते हैं 18 और R2 की वैल्यू रखते हैं 1 प्लस 12 इंटू 2 और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आ जाएगा 18 प्लस 24 अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 842 पावर 1 4 3। तो ये आ जाएगी हमारे पास में 6 प्लस 8 यानी कि 14 वोल्ट। कितना आ जाएगा 14 वोल्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास में आएगा 14 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी, यानी कि हमारे को इस टाइप का जो कनेक्शन दिया है उसके अंदर हमारे को इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस सर्किट को एक बार रिकम्बाइन करते हैं हम। ये हमारे को यहाँ पर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव है। ये है 1 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 1 ओम। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं P, इसे बोल देते हैं Q। साथ में यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला हमारे पास में सेल है इसका ये पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 वोल्ट। ये P पॉइंट मान लेते हैं और ये Q पॉइंट मान लेते हैं। और साथ में ये P और Q के बीच में कनेक्टेड है तो इनको भी बना लेते हैं हम। तो इधर की तरफ है हमारे पास में एक तो 3 वोल्ट का और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना है 3 ओम है। और ये अपोजिट पोलरिटी का एक और कनेक्टेड है जिसका है 1 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। और ये सभी किससे कनेक्टेड है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 2 ओम। और साथ में हमें एक वोल्टमीटर भी दिया है जिसके अंदर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, सॉरी एमीटर दिया है जिसके अंदर हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज देखें हम, तो यहाँ पर ये दोनों सेल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों भी सेल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमारे को सीरीज कॉम्बिनेशन पता है, जब सीरीज की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। लेकिन हमें पोलरिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इन्हें ऐड करते हैं और सर्किट दोबारा ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसमें से 2 वोल्ट वाले की वैल्यू ज्यादा बड़ी है और इसमें 3 वोल्ट की, तो बड़े वाले की पोलरिटी को हम ध्यान रखेंगे और जो छोटे वाले की पोलरिटी वो क्या लेंगे, हम अपोजिट ले लेंगे। तो यहां से ये 2 वोल्ट और दूसरा जो था वो
इसकी पोलैरिटी इस तरीके से थी, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, और इन दोनों से एक एक्सटर्नल 2 ओम कनेक्टेड है, ठीक है। अब ध्यान से देखें हम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर की तरफ क्या है कि 2 वोल्ट है और इधर की तरफ 1 वोल्ट है, तो दोनों की जो पोलैरिटी है वो क्या है, अपोजिट है। यानी कि हम बड़े में से छोटे को माइनस कर दें तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो 2 - 1 करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1। लेकिन सॉरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, सॉरी, इक्विवेलेंट पोटेंशियल है जो, या फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि हम इधर वाले को प्लस मानते हैं तो इधर वाले की पोलैरिटी को हम नेगेटिव मानेंगे, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दोनों, उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1 वोल्ट, और जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 3 ओम। सिमिलरली इसको भी हम देखें तो यहाँ पर ये 3 वोल्ट वाले की पोलैरिटी है जिसकी बड़ी है, वो उसका पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, और इनका इक्विवेलेंट होगा 3 + 1 यानी कि 4 ओम, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, और ये हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। अब यदि हम इसे आगे देखें, अब इसे हम आगे देखें तो ये दोनों क्या है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन बन चुका है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना हमको, सॉरी, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना आता है, अभी सीखा था हमने। तो ई इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 R2 + E2 R1 अपॉन R1 + R2, ठीक है। और साथ में इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो ईएमएफ है वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले ई इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आएगी, यदि हमने इस वाले को, इधर वाले को और इधर वाले को देखें तो दोनों की पोलैरिटी क्या अपोजिट है। इसमें बड़े वाले की हम पोलैरिटी का ध्यान रखते हैं और छोटे वाले का रहने देते हैं, ठीक है। तो इसकी पोलैरिटी यदि मैं इधर वाले की पॉजिटिव ले रहा हूं तो इधर वाले की क्या लूंगा, इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव लूंगा। तो यहाँ पे मैं E1, इसे यदि E1 मानता हूं तो ये होगी 1 और R2 की वैल्यू होगी 4, ठीक है। इसको हम माइनस में लेंगे, और यदि हम इसको पॉजिटिव में लेंगे तो ये होगी 2 और इसका रेजिस्टेंस 3 अपॉन इक्विवेलेंट क्या होगा, 4 + 3 7। तो यहाँ से 3 × 2 = 6 - 4 = 2/7 वोल्ट। तो इनका ये क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा इक्विवेलेंट। अब उसके बाद में हम यदि रिजल्टेंट इनका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 अपॉन 3 + 4 यानी कि 12/7 ओम। और जो ये 12/7 ओम है, इसकी वजह से हम जो नया सर्किट है उसे कंबाइन कर लेते हैं कि जो नया सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा। अच्छा, हमने इसको ही फॉलो करते हुए बनाया है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया था, 2/7 वोल्ट, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ है 12/7 ओम, और साथ में ये कनेक्टेड है 2 ओम से। तो यहाँ पर जो 2/7 है वो इसका टोटल ईएमएफ हो गया, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 12/7 ओम, और जो एक्सटर्नल हो गया वो 2 ओम। तो यहाँ से मैं टोटल करंट निकाल सकता हूँ, I = क्या होगा, I = टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हम R + कैपिटल R बोल सकते हैं। तो यहाँ से I = E की वैल्यू कितनी है, 2/7, और स्मॉल r की जो वैल्यू है वो 12/7,
और कैपिटल आर की वैल्यू है 2। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो होगा 2/7 और ये 7 2 जा 14, तो 14 प्लस 12 कितना होगा 26/7। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 2/26 और इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/13 एम्पियर, 1/13 एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1/13 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, इन द फिगर ए पार्ट ऑफ सर्किट इज शोन। तो हमारे को फिगर के अंदर सर्किट दिया है और बोला है कि ऑप्शन गिवन है करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। हाँ, करंट ए से बी फ्लो होगी, ये तो कंफर्म है। नहीं, अच्छा ईएमएफ भी कनेक्टेड है यहाँ पे, तो हो सकता है कि यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा हो तो फ्लो इधर से इधर हो, हाँ या ना। तो हम इसे आगे देखते हैं, करंट विल फ्लो ए टू बी, जरूरी नहीं है, करंट में फ्लो फ्रॉम ए टू बी। हाँ पॉसिबल है, यदि करंट हम बात करें जैसे कि यहाँ का जो पोटेंशियल ए का वो 20 वोल्ट है और यदि इसका जो ईएमएफ है वो 40 वोल्ट हो जाए, जैसा हमें गिवन तो नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि इसका तो 20 है, इसका 40 है, इसका 2 है, तो जो करंट है वो किधर से किधर फ्लो होगी, इसमें इधर से इधर फ्लो होगी, हाँ या ना। और ये तो 0 पे होगा तो भी इसमें करंट इधर से इधर फ्लो होगी। तो मे बी क्या हो सकता है, ए से बी की तरफ, लेकिन डिपेंड करता है कि जो ई की वैल्यू है वो 20 से कम होगी तो ही इधर फ्लो होगा, यदि 20 से ज़्यादा होगी तो इधर फ्लो होगा। तो हम बोल सकते हैं करंट में फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट विल फ्लो बी टू ए पॉसिबल नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल डिपेंड ऑन आर, आर के ऊपर कभी भी करंट की डायरेक्शन डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ किस पे करेगी, पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी कि किधर का पोटेंशियल हाई हो किधर का लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए सेल हैज ईएमएफ 1.5 वोल्ट। एक सेल है मेरे पास में जिसका जो ईएमएफ है वो कितना गिवन है मेरे पास में 1.5 वोल्ट। When connected across a external resistance of 2 ohm, यानी कि 2 ओम के 2 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। The terminal of potential difference fall 1.0 volt. The internal resistance of cell is, यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाता है 1 वोल्ट का हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मान लेते हैं आर। अच्छा, टोटल मेरा पोटेंशियल था 1.5, इसमें से 1 का तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा 0.5 वोल्ट का होगा। और हम जानते हैं कि जो सर्किट है उसके अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों जगह सेम होगी। तो यहाँ पे यदि हम करंट की बात करें तो I = होगा V/R, और V की वैल्यू है यहाँ पे 1 और R की वैल्यू है 2, सॉरी अच्छा, टोटल हम बात करें यदि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 2 + R होगा और जो करंट होगी वो इसकी वजह से फ्लो होगी। तो हम बोल सकते हैं I = V/R, V कितना है 1.5, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से 2 + r। और सिमिलरली हम जानते हैं कि जितनी करंट इस सर्किट में से फ्लो हो रही है उतनी करंट यहाँ से फ्लो होगी, तो हम यहाँ की करंट भी एज्यूम कर लेते हैं कितनी होगी I, और इसकी वैल्यू होगी 0.5/r। तो दोनों जो करंट की वैल्यू है वो इक्वल कर देंगे हम, तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब इक्वेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5/r = 1.5/2 + r, 2 + r। तो यहाँ से 0.5 से 1.5 कितने बार जाएगा 3 टाइम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 + r = 3r, और इस r को उधर ले जाऊंगा मैं तो हो जाएगा ये 2r = 2। तो यहाँ से जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास में 1 ओम की। यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 ओम। कौन से, इंटरनल रेजिस्टेंस वाले की बात कर रहे हैं हम, r की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम।
ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।